हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का ये जो टॉपिक है हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में मैंने बताया था, फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट एंड स्टेटमेंट आते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, जिसपे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उस पर क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। फिर आता है आपका पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड उसके बाद आता है आपका बैलेंस शीट। तो पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट मैं लास्ट जो मेरे 2 लेक्चर थे उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो चलिए एक बार पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज के लेक्चर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, बैलेंस शीट के अंडर में कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होती क्या है, बैलेंस शीट का पर्पस क्या है, पर्पस कह लीजिए, नीड कह लीजिए, ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, क्या है बैलेंस शीट का, फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट के फीचर्स पढ़ेंगे। एंड फिर एक टर्म आता है मार्शलिंग, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ग्रेजुएशन के लेवल पे बीबीए या बीसीए वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो उनके लेवल पे नहीं, लेकिन अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जैसे मार्शलिंग है और भी वर्ड्स है, ये पता होने चाहिए क्योंकि ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मार्शलिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ग्रुपिंग क्या है ये थोड़ा सा मैं बताऊंगी। एंड उसके बाद हम जानेंगे फाइनल अकाउंट के बारे में। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे। एंड फिर उसके बाद करेंगे हम न्यूमेरिकली। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये सारे टॉपिक हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं। तो चलिए फिर समय नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट होती क्या है। ठीक है, तो बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट, इससे पहले पढ़ा हमने पीएल अकाउंट। ये दोनों अकाउंट थे, ये दोनों अकाउंट थे जिसमें डेबिट साइड था, क्रेडिट साइड था, पर्टिकुलर अमाउंट ऐसा फॉर्मेट फॉर्मेट था ना, वो दोनों अकाउंट थे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस शीट, इट इज एन स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम नहीं चलता है, यहाँ पे ऐसा कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, दिस इज बैलेंस शीट। एंड एक और बात है कि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर तारीख की होती है। जैसे बैलेंस शीट का अभी मैं फॉर्मेट आपको बताऊंगी, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च जो भी साल है, यानी उस तारीख में कंपनी के पास कितने एसेट थे, कितनी लाइबिलिटी थी, इसकी डिटेलिंग हमें बैलेंस शीट से पता चलती है। जबकि हमने इससे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है, पीएल अकाउंट पढ़ा है, वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का होता है। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 1 साल में काम किया, तो नेट में उसको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, या ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस क्या हुआ, वो पता चलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एक ड्यूरेशन का होता है एंड बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर तारीख का होता है। 31 मार्च को कंपनी के पास इतनी लाइबिलिटी थी, इतने एसेट थे कंपनी। तो बेसिकली बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने एसेट हैं, कितनी लाइबिलिटी है, कौन कौन से एसेट हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, इसके बारे में डिटेल में पता चलता है बैलेंस शीट से। ठीक है, तो बैलेंस शीट क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट का पार्ट है। फाइनल अकाउंट में 3 आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो आज हम पढ़ रहे हैं बैलेंस शीट। तो देखिए मैंने लिखा है कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है विच सेट्स आउट द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म एज एट पर्टिकुलर डेट। यानी बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या होता है, एसेट एंड लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं, एसेट एंड लाइबिलिटी को क्लियरली डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास उस तारीख को कौन कौन से एसेट थे, कौन कौन सी लाइबिलिटी थी। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है ऑन एट अ गिवन टाइम, उस समय। ठीक है, अब एक बात है, अगर एसेट ज्यादा है लाइबिलिटी कम है तो, अगर ऑर्गेनाइजेशन के एसेट मतलब संपत्ति, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के एसेट ज्यादा है लाइबिलिटी कम है तो क्या होगा। तो देखिए लिखा है एक्सेस ऑफ एसेट ओवर आउटसाइड लाइबिलिटी क्या होता है, दिस इज कैपिटल। आउटसाइड लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि बाहर किसको पैसा देना है, जैसे क्रेडिटर हुए, आपका बिल पेबल हुआ, ये सब आउटसाइड लाइबिलिटी है। तो अगर एसेट ज्यादा है आउटसाइड लाइबिलिटी से तो दिस इज कैपिटल। एंड ये कैपिटल क्या शो करता है, ये कैपिटल शो करता है ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल साउंडनेस शो करता है। ठीक है, तो दिस इज बैलेंस शीट। अब एक बात है, मैंने आपको बताया था कि अकाउंट 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक, नॉमिनल अकाउंट जो था यानी एक्सपेंसेस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, गेन से रिलेटेड,
लॉसेस से रिलेटेड जो नॉमिनल अकाउंट था, हम नॉमिनल अकाउंट को कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? हमने जितने भी नॉमिनल अकाउंट थे उनको कहाँ रिकॉर्ड किया? हमने उनको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया, उनको हमने पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड किया। तो जो बैलेंस शीट होती है ना, इसमें तो नॉमिनल को हमने वहां रिकॉर्ड कर लिया, तो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, बैलेंस शीट फिर किससे प्रिपेयर की जाती है? जो रियल अकाउंट है, जैसे टेंजिबल एंड इनटेंजिबल जो एसेट्स है ऑर्गेनाइजेशन के, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है फ्रॉम रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं, एंड नॉमिनल अकाउंट को हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक चीज और है, कुछ अकाउंट नॉमिनल अकाउंट ऐसे भी होंगे जो क्लोज नहीं हुए, ऐसे भी कुछ नॉमिनल अकाउंट होंगे जो हमने क्लोज नहीं किए और उन्हें पीएल एंड बैलेंस पीएल अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया, तो ऐसे अकाउंट फिर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं। देखिए मैंने लिखा है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ दोज लेजर अकाउंट, वो लेजर अकाउंट जो विच वॉज नॉट बीइंग क्लोज, जो नहीं क्लोज किए गए, ठीक है, और उन्हें ट्रेडिंग एंड पीएल में नहीं रिकॉर्ड किया गया, तो उन अकाउंट्स को क्या करेंगे? उन अकाउंट्स को बैलेंस शीट में शो किया जाता है। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट है जिसे ध्यान में रखिए। चलिए, तो बैलेंस शीट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं जल्दी से इसका पर्पस क्या है। तो बैलेंस शीट के बारे में वैसे मैं काफी कुछ बता दिया है मैंने, अगर वो समझ में आ गया है तो पर्पस भी समझ में आ जाएगा, फीचर्स भी समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला पर्पस क्या है बैलेंस शीट का? बैलेंस शीट से वी कैन असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्या बिजनेस फाइनेंशियली साउंड है, अच्छी पोजीशन पे है कि थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक है, तो बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आइडिया लगता है। ऑन अ पर्टिकुलर डेट, उस तारीख को ऑर्गेनाइजेशन का क्या हिसाब किताब था ये हमें पता चलता है। अगला क्या है? अगला पर्पस इसका है टू नो द अमाउंट ऑफ एसेट इट ओन्स अंडर वेरियस हेड्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन कौन से एसेट है अंडर वेरियस हेड्स। वेरियस हेड्स का क्या मतलब है? देखिए एसेट कई टाइप के होते हैं, फिक्स एसेट होते हैं, करंट एसेट होते हैं, ठीक है। तो अंडर वेरियस हेड्स, अलग अलग हेड्स में ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने एसेट हैं, कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, डेटर्स कितने के हैं, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, तो अलग अलग हेड्स में ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने एसेट ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है, ये डिटेल में पता चलता है बैलेंस शीट से। इसी तरीके से अलग अलग हेड्स में ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी लाइबिलिटी ओन करता है, ये भी हमें डिटेल में पता चलता है बैलेंस शीट से। ठीक है, बिल पेबल कितने का है, क्रेडिटर कितने के हैं, लोन वगैरह अगर लिया है कितने का है, तो अलग अलग हेड्स में हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये इसके तीन पर्पस हो गए। लास्ट पर्पस क्या है? इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग कि वेदर द फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट, जो फर्म है वो सॉल्वेंट है कि नहीं है। सॉल्वेंट का मतलब कि फर्म एबल है कि नहीं, कि अपनी जो भी लाइबिलिटीज है उसको पे करने में सक्षम है कि नहीं, इसके बारे में भी पता चलता है बैलेंस शीट से। ठीक, तो दीज वे द पर्पस या नीड ऑफ बैलेंस शीट। अब बनाते हैं इसका फॉर्मेट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखें, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा होता है। सबसे ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है, एज एट, जो भी तारीख है 31, एक पर्टिकुलर तारीख का होता है ना, जो भी तारीख है आप यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च, जो भी ईयर है वो लिखेंगे। ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है। सोल प्रोप्राइटर के केस में ऐसे बैलेंस शीट बनती है। कंपनी के केस में वर्टिकल फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अब वर्टिकल फॉर्मेट चलता है बैलेंस शीट का, तो उस पे मेरा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, तो वो आप देखेंगे। ये है सोल प्रोप्राइटर के केस में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। दिस इज लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, तो ये बेसिक फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। जितनी लाइबिलिटीज हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं, अमाउंट लिखा जाता है, उनका टोटल किया जाता है। जितने भी एसेट ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, इनका अमाउंट लिखा जाता है, यहाँ पे टोटल किया जाता है। और एक बात और है, एसेट और लाइबिलिटी अगर बराबर आए, इसका मतलब आपका जो भी आपने रिकॉर्डिंग वगैरह की है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है, वो एकदम सही है। ठीक है, एसेट और लाइबिलिटी को बराबर आना है, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं पे गलती हुई है। ठीक, अब लाइबिलिटी मैंने ऐसे करके लिख दिया, अब कौन कौन सी लाइबिलिटी हो सकती है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो एक मोटा मोटा ये फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का। अब इसमें लाइबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है, एसेट कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। रेड पेन ले लेती हूँ, ठीक है। चलिए, तो ऐसे करके लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ
एक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, एज एट जो भी डेट है, ठीक है। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक। अब लाइबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है? जैसे जो क्रेडिटर है, सन्ड्री क्रेडिटर, जो सन्ड्री मतलब होता है वेरियस, जो डिफरेंट क्रेडिटर है वो बिल पेबल, अगर बिल पेबल है तो वो भी लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट पता है ना, जैसे सपोज करिए हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए है, ठीक है, बट हमें 15,000 की जरूरत है, तो बैंक ये 5,000 क्या कर सकता है, ओवरड्राफ्ट कर देता है, और फिर उस वो अमाउंट हमें कुछ दिनों में वापस करना होता है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये भी तो लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी, लोन एंड एडवांसेस अगर लिए गए हैं तो ये लाइबिलिटी है। रिजर्व्स या रिजर्व फंड, ये भी लाइबिलिटी है। और हम जानते हैं कैपिटल, ओनर या प्रोपराइटर ने जो भी पैसा ऑर्गेनाइजेशन में लगाया है, कैपिटल, दिस इज अ लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, तो कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। फिर अब इसमें कैपिटल में क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट। पिछले लेक्चर में बताया था कि जो नेट प्रॉफिट अगर आता है पीएल अकाउंट में, तो नेट प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, ठीक है, कैपिटल और बढ़ जाएगा। बट इफ देयर इज अ नेट लॉस, अगर नेट लॉस है तो कैपिटल कम हो जाएगा। तो वही है, नेट प्रॉफिट अगर आया है तो कैपिटल में ऐड करेंगे, नेट लॉस आया है तो कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो ये है कैपिटल, इसमें ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो ऐड होगा, नेट प्रॉफिट है तो वो ऐड होगा। लेकिन अगर ड्रॉइंग है तो वो कैपिटल में से माइनस होगी, इनकम टैक्स है तो वो कैपिटल में से माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो ये कैपिटल में से माइनस होगी, और नेट लॉस है तो ये कैपिटल में से माइनस होगा, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड में ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। आ जाइए एसेट साइड। अब ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एसेट्स हैं वो सब इधर रिकॉर्ड किए जाते हैं। एसेट क्या क्या हो सकते हैं? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल इज एन एसेट, ठीक है। जो भी डेटर्स हैं, या अगर लोन या एडवांसेस दिए हैं, अगर लोन दिया है तो एसेट है, अगर मैंने लोन लिया है तो लाइबिलिटी है, ठीक है। तो लोन एंड एडवांसेस गिवन, तो ये एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि ये एसेट होता है। लूज टूल्स जो है, इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है वो एसेट है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी, एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का। प्लांट मशीनरी एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, बिजनेस प्रीमाइसेस जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो एसेट है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है? इनटेंजिबल एसेट है। ये सब टेंजिबल एसेट है, दिस इज इनटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट है। तो ये डिफरेंट टाइप के एसेट्स हैं। तो आप एसेट इधर रिकॉर्ड करिए, लाइबिलिटी इधर रिकॉर्ड करिए, दोनों को सम करिए, इधर इसको टोटल करिए और इसको टोटल करिए, ये दोनों बराबर आना चाहिए। बराबर आया इसका मतलब क्वेश्चन सही है, नहीं बराबर आया मतलब हमने कहीं गलती कर दी है, ठीक है। अब चलिए बैलेंस शीट के कुछ फीचर्स बता देती हूँ। फॉर्मेट समझ में आ गया? ये फॉर्मेट क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि आपको फॉर्मेट बनाना है बैलेंस शीट का, या फिर कोई क्वेश्चन आएगा, पर क्वेश्चन आप बैलेंस शीट का क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको उसका बेसिक फॉर्मेट पता है। फॉर्मेट से हमें आइडिया लग जाता है कि कौन कौन सी हमारी लाइबिलिटीज हैं, कौन कौन से एसेट हैं, तो इसलिए बेसिक फॉर्मेट जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जल्दी से हम फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर है कि बैलेंस शीट से हमें पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, ठीक है, पहला फीचर। दूसरा फीचर क्या है? ये सारे पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं, रिवाइज करा रही हूँ। क्योंकि फीचर्स अगर पूछा गया तो फिर आप कहेंगे कि मैम ने तो फीचर ही नहीं बताए, या नीड नहीं बताई, या पर्पस नहीं बताया, या ऑब्जेक्टिव नहीं बताए, बात सब वही है घूम फिर के, ठीक है। तो इसलिए अलग से एक बार बता दे रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, प्लस हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो बैलेंस शीट का अगला फीचर क्या है कि बैलेंस शीट जो है एक पर्टिकुलर डेट की होती है, किसी ड्यूरेशन पीरियड की नहीं होती, ड्यूरेशन की नहीं होती, पर्टिकुलर डेट की होती है। एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग द पीएल अकाउंट। पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट के बाद बनता है बैलेंस शीट, ठीक है। एंड बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, बताया ना, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एन अकाउंट। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें एसेट एंड लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है। अगला क्या है कि एसेट, टोटल एसेट साइड और टोटल लायबिलिटी साइड मैच होने चाहिए, मतलब बराबर होने चाहिए। अगर नहीं मैच हो रहा मतलब क्या है? देयर इज एन एरर, गलती कर दी है कहीं हमने। तो ये जल्दी से हमने फीचर्स देख लिए। अगला टॉपिक है दैट इज ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ये क्या होता है? ये मार्शलिंग वर्ड मैं क्लास में ही बहुत बार पूछती हूँ, तो बच्चों को आइडिया नहीं होता है, जबकि ये क्लास 11th में, जो बच्चे कॉमर्स के हैं क्लास 11th में, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर मैंने देखा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब चीजें पूछी जाती है।
तो थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, जल्दी से इसे कवर करेंगे। देखिए ग्रुपिंग क्या होती है, व्हाट इज ग्रुपिंग? ग्रुपिंग मतलब जो सिमिलर टाइप के आइटम हैं उनको एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग हेड में रिकॉर्ड करना, दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग। जैसे सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स में एक एसेट आता है आपका डेटर। डेटर एसेट है, डेटर आपका एसेट है, ठीक है। अब डेटर तो बहुत सारे हो सकते हैं, मिस्टर एक्स भी हो सकते हैं, मिस्टर वाई भी होंगे डेटर, ठीक है, मिस्टर जेड भी है डेटर, कई हैं। तो आप जितने डेटर हैं उसको इस पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो इसी को कहा जाता है ग्रुपिंग। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे एसेट भी तो कई टाइप के हैं। जैसे ये आपके हो गए करंट एसेट। अब करंट एसेट में तो कई एसेट आएंगे, ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर हेड के अंदर इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट आइटम होते हैं जो सिमिलर नेचर के होते हैं, इन्हें कॉमन अकाउंटिंग हेड में रिकॉर्ड करना, दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग, इसको ग्रुपिंग कहते हैं। अगला जो टर्म, ग्रुपिंग समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि मार्शलिंग क्या होती है। यही मार्शलिंग मतलब एक बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया था। मार्शलिंग क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में ऐसे ही किसी आइटम को नहीं लिखना है, एक अरेंजमेंट अगर जो होता है ना, देखिए मार्शलिंग क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जब हम एसेट एंड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं तो इसी को कहा जाता है मार्शलिंग, ठीक है। अब ये जो मार्शलिंग है ये दो तरीके से हो सकती है, या कह लीजिए जो एसेट एंड लायबिलिटी को अरेंज करते हैं बैलेंस शीट में, ये दो तरीके से कर सकते हैं। एसेट एंड लायबिलिटी को जो अरेंज करते हैं दो तरीके से कर सकते हैं। एक है लिक्विडिटी के ऑर्डर में, ठीक है, ये क्या होता है अभी मैं बताऊंगी। एक है लिक्विडिटी के ऑर्डर में और दूसरा क्या है, परमानेंस के ऑर्डर में। एक है लिक्विडिटी के ऑर्डर में एंड दूसरा है परमानेंस के ऑर्डर में। तो इन दो ऑर्डर्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक। पहला हम पढ़ते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब है कि जो ज्यादा लिक्विड एसेट है, यानी जिसको हम इजिली लिक्विड कर सकते हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्या आपका इन्वेंट्री वगैरह हो गया। तो जो ज्यादा लिक्विड एसेट है उन्हें पहले रिकॉर्ड किया जाता है, लेस लिक्विड एसेट को बाद में रिकॉर्ड किया जाता है। बेसिकली फिक्स एसेट को बाद में रिकॉर्ड किया जाता है। तो वही है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के ऑर्डर में अगर रिकॉर्ड करना है तो एसेट साइड में जो ज्यादा लिक्विड एसेट है उन्हें पहले रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे करेंट एसेट। और जो लेस लिक्विड एसेट है जैसे फिक्स एसेट, इन्हें बाद में रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे ही लाइबिलिटी के साइड में बात करूं तो जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, जैसे बिल पेबल हुआ, क्रेडिटर हुआ, इन्हें पहले रिकॉर्ड किया जाता है। एंड जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है जैसे डिबेंचर वगैरह है या लॉन्ग टर्म लोन है, इन्हें बाद में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। एंड ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के बेसिस पे फिर इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। पर देख लीजिए यहाँ पे ये लिक्विड है ना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेट, क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे आपके फिक्स एसेट है। ये करंट एसेट है, ये फिक्स एसेट है, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ठीक है? तो इस तरीके से करेंगे। अगला जो ऑर्डर हो सकता है रिकॉर्ड करने का वो क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंस मतलब क्या होता है कि कोई भी एसेट कितना परमानेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी हमने उसे बेचने के पर्पज से नहीं रखा है, हमने उसे आगे प्रोडक्शन में यूज करने के पर्पज से रखा है। तो कोई भी एसेट ऑर्गेनाइजेशन में कितना परमानेंट है उसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, एसेट एंड लाइबिलिटी को अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं लिखा है एसेट जो यूज होता है परमानेंटली इन बिजनेस, ठीक है, उसे पहले लिखते हैं, और जो लिक्विड एसेट होता है बेसिकली उसका जस्ट अपोजिट जो अभी पिछला पढ़ा था, और जो लिक्विड एसेट होता है उसे बाद में रिकॉर्ड करते हैं। ऐसी लाइबिलिटी के केस में जो लंबी लाइबिलिटीज है, क्या है, जो लंबा ऑर्गेनाइजेशन में चलेंगी, जैसे कैपिटल हुआ, उसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, और जो शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी है उसे बाद में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो जस्ट उसी का अपोजिट है। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे बैलेंस शीट बनेगी। पहले आपका लॉन्ग टर्म यानी कैपिटल वगैरह आएगा, फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। यहाँ पे आपके परमानेंट एसेट यानी लंबे समय तक जो चलेंगे एसेट, और ये शॉर्ट टर्म एसेट, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है। फाइनल अकाउंट तो जानते हैं, फाइनल अकाउंट कंप्राइजेस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट में तीन चीजें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, पीएल अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है। फाइनल अकाउंट पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत आते हैं, कहा जाता है आपको यू हैव टू मेक फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट कह दिया है तो मतलब आपको ट्रेडिंग भी बनाना है, पीएल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। ट्रेडिंग पढ़ लिया, पीएल पढ़ लिया, बैलेंस शीट भी हमने पढ़ ली, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे, पर क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है
कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है ताकि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लें। हमने जर्नल एंट्री ठीक की है कि नहीं, लेजर में पोस्टिंग ठीक की है कि नहीं, तो बेसिकली हमने नंबर से रिलेटेड कोई गलती तो नहीं की है, तो वही अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए वी मेक ट्रायल बैलेंस। ठीक, इसमें क्या होता है, टोटल जो है डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का बराबर आना चाहिए। डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम का टोटल बराबर आना चाहिए। अब एक दूसरा पॉइंट है, अगर बराबर नहीं आया तो क्या करेंगे? तो फिलहाल अभी क्या है, सपोज करिए आप 31 मार्च है, एग्जाम्पल लेते हैं, अकाउंटेंट को स्टेटमेंट बना के सबमिट करना है और कोई गलती आ रही है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम में जो अमाउंट है वो अलग आ रहे हैं, तो अकाउंटेंट क्या करेगा? रिपोर्ट को होल्ड कर देगा क्या? नहीं, वो क्या करेगा, एक सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। फिर एक सस्पेंस अकाउंट बनाया जाएगा और जितने का डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट में, सपोज करिए 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो एक जो आपका अकाउंटेंट है वो एक सस्पेंस अकाउंट बनाएगा एंड इस सस्पेंस अकाउंट में डाल देगा 1,000। ठीक है, 1,000 इस तरीके से डालेगा डेबिट या क्रेडिट साइड में, ताकि डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। फिर उसकी इंक्वायरी भले ही बाद में कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई, ये सब बाद में करता रहेगा, पर फिलहाल अभी उसे बैलेंस करना है। तो वो ट्रायल बैलेंस अगर नहीं मैच होता है तो जो भी डिफरेंस है वो कहाँ डाल दिया जाता है, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है। उस साइड डाल दिया जाता है जिस साइड कम है अमाउंट, तो वहां पे डाल दिया जाता है। ठीक, एंड सस्पेंस अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस जो कुछ भी है उसी के अकॉर्डिंग वो बैलेंस शीट में फिर एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड शो किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनल अकाउंट से रिलेटेड वो ये है कि ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम होते हैं, हमने एक लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन किया था, तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम होते हैं उन्हें या तो ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, या पीएल अकाउंट में शो करते हैं, या फिर बैलेंस शीट में शो करते हैं, तो वो सारे आइटम कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होते हैं। ठीक, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम होते हैं, देखिए ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बताया था, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम होते हैं वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट या बैलेंस शीट में शो होते हैं। अब कुछ आइटम होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के बाहर शो किए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस है, नीचे एक स्टेटमेंट लिखा होता है, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने जो न्यूमेरिकल कराया था उसमें लिखा था कि क्लोजिंग स्टॉक 27,000 का था, तो उसमें नीचे लिखा हुआ था ना। तो अगर इस टाइप का है कि कुछ आइटम जो है वो अपीयर हुए हैं आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, यानी उन्हें हमने ट्रायल बैलेंस के बाहर शो किया है, तो ऐसे आइटम को जो बाहर शो हुआ है वो आइटम दो जगह शो किए जाते हैं फाइनल अकाउंट में। वो ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट, इन दोनों में से एक जगह शो होंगे एंड आपका एक बैलेंस शीट में शो होगा। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम शो होते हैं वो या तो ट्रेडिंग या पीएल या बैलेंस शीट में शो होंगे, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ आइटम आपको क्वेश्चन में ही कुछ आइटम आपको बाहर दिए रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे आइटम फिर दो जगह शो होते हैं, एक ट्रेडिंग या पीएल में से किसी एक जगह शो होंगे एंड बैलेंस शीट में शो होंगे। ठीक, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है क्लोजिंग स्टॉक, जो पिछले लेक्चर में ही हमने किया था। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ शो होगा? एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में शो होगा, बताया था ना, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो होता है, और दूसरा कहां पे शो होगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होता है। ये एसेट भी तो है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है? तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ट्रायल बैलेंस के का, देखिए ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, एक डेबिट का कॉलम होता है, एक क्रेडिट का कॉलम होता है। तो ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट का जो कॉलम होता है, ठीक है, उसमें जो आइटम्स आते हैं वो इनकम होते हैं या लाइबिलिटी होता है या कैपिटल होता है। तो अगर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर वो अदर इनकम है यानी इनडायरेक्ट इनकम है तो वो कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, और अगर वो लाइबिलिटी है तो कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है? तो ट्रायल बैलेंस के जो क्रेडिट कॉलम में जो आइटम्स होते हैं क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड में, पीएल अकाउंट में जाएगा, और लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएगा। ऐसे ही ट्रायल बैलेंस का में जो डेबिट कॉलम में जो आइटम है, डेबिट कॉलम में जो आइटम है, अगर वो डायरेक्ट खर्चे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कहाँ जाएंगे? पीएल अकाउंट में, बताया था पिछले लेक्चर में। और अगर एसेट है तो कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन।
एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन हमें करना है। इसमें क्या है, हमें बनाना है ट्रायल बैलेंस आपको दिया गया है, हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीनों ही बनाने हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। ये लेक्चर तो काफी लेंथी हो गया है और इस क्वेश्चन में लगेंगे 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। इस क्वेश्चन को आप भी एक बार ट्राई करिएगा, नहीं तो अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। और एक चीज और है, तो एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और चैनल अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूला करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।